हेलो फ्रेंड्स, रिजल्ट गुरु आमिर सर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। देखिए ये 9th क्लास का राजनीति विज्ञान का महत्वपूर्ण पॉइंट्स और जितने भी इससे क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब लेकर के मैं आया हूँ। तो अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, शिक्षक भर्ती की या फिर आप सक्षमता परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हो, सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। 9th क्लास के अगर छात्र हैं तो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आइए शुरू करता हूँ। देखिए पहला चैप्टर का नाम है लोकतंत्र का क्रमिक विकास। लोकतंत्र का क्रमिक विकास। तो ये क्रमिक विकास है आपका लोकतंत्र का। इसमें देखेंगे हम लोग क्या-क्या है ये। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या-क्या महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें से निकल कर के आता है। जो भी महत्वपूर्ण होगा वो आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा। देखिए फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, तो याद रखेंगे इसको। लोकतंत्र की स्थापना विस्तार की शुरुआत मानी जाती है। पूछ देगा कि किस क्रांति को लोकतंत्र की स्थापना एवं विस्तार की शुरुआत मानी जाती है? तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में। आगे देखिए इसका जो महत्वपूर्ण इसकी जो बातें थी वो थी समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व। समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व। तो ये पूछ देगा कि स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व किस क्रांति का महत्वपूर्ण नारा था? तो ये था फ्रांसीसी क्रांति का, जो 1789 ईस्वी में हुआ था। अगला ये कह रहा है कि गौरवपूर्ण क्रांति कब हुआ था? तो गौरवपूर्ण क्रांति ब्रिटेन में हुआ था 1688 ईस्वी से। कब हुआ था? 1688 ईस्वी में गौरवपूर्ण क्रांति आपको हुआ था कहाँ? ब्रिटेन में। ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति। अगला देखिए कि 1776 ईस्वी में अमेरिकी नगरों में ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंका था। पूछ देगा कि अमेरिका स्वतंत्र कब हुआ था? तो 1776 ईस्वी में। अमेरिका को आज़ादी कब मिली थी? 1776 ईस्वी में। और संविधान कब लागू हुआ था? 1779 ईस्वी में। 89 ईस्वी में, सॉरी 1789 ईस्वी में। 1776 में अमेरिका को आज़ादी मिली थी। आगे देखिए कि न्यूजीलैंड में 1893 ईस्वी में ही जनता को सार्वजनिक व्यस्क मताधिकार मिल गया था। सबसे पहले कहा न्यूजीलैंड में ही सार्वजनिक व्यस्क मताधिकार मिल गया था। सबसे पहले न्यूजीलैंड में सार्वजनिक व्यस्क मताधिकार। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा है कि किस देश को सबसे पहले व्यस्क मताधिकार प्राप्त हुआ था? तो न्यूजीलैंड सबसे पहले लागू किया था व्यस्क मताधिकार 1893 ईस्वी में। ये महत्वपूर्ण था आपके लिए। उसी तरह से आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कौन-कौन से पॉइंट है। जो देखिए यहाँ पे आपका पूरा दिया हुआ है कि किस देश में कब वयस्क मताधिकार लागू हुआ था? तो न्यूजीलैंड में 1893 में सबसे पहले, रूस में 1917 में, जर्मनी में 1918 में, नीदरलैंड 1919 में, ब्रिटेन में 1928 में, श्रीलंका में 1931 में, तुर्की में 1934 में। इसमें जो महत्वपूर्ण है वो पहला है कि न्यूजीलैंड में कब? 1893 ईस्वी में सबसे पहले सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किस देश ने लागू किया था? किस देश में लागू हुआ था? तो वो था न्यूजीलैंड में 1893 में। फिर फ्रांस है, जापान है, भारत में जब आज़ादी मिली तभी से 1950 से लागू हो गया था। अमेरिका में देखिए, अमेरिका में बहुत बाद में 1965 में आज़ादी मिली, 1776 में ही, लेकिन वहाँ पे सार्वभौम मताधिकार कब लागू हुआ था? तो 1965 में, इतने सालों के बाद, 200 सालों के बाद लगभग। तो ये था आपका महत्वपूर्ण। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण। देखिए यहाँ पे 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था। पूछ देगा सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो 1991 ईस्वी में सोवियत संघ का विघटन हो गया था। उसमें कितने गणराज्य थे? तो 15 गणराज्य थे। कितने गणराज्य थे? 15 गणराज्य थे और 1991 ईस्वी में सोवियत संघ का विघटन हो गया था। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट जो भी होगा आपको इसमें बता दिया जाएगा। आगे देखिए कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई थी। याद रखिएगा डेट 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। यहाँ देखिए लिखा है कि वर्तमान में 192 देश थे, लेकिन अभी 192 नहीं है, पहले की किताब है 193 है। टोटल कितने हैं? 193 है। दक्षिणी सूडान, दक्षिण सूडान, इसका जो 193वां देश बना है वो कौन है? दक्षिणी सूडान बना है। याद रखेंगे, ये भी महत्वपूर्ण है कि जो 193वां कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना है? तो दक्षिण सूडान बना है, 193वां देश। तो अभी 193 है संयुक्त राष्ट्र संघ में, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसके कुल कितने अंग है? तो इसके कुल 6 अंग, देखिए 6 अंग लिखा हुआ है। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय एवं सचिवालय। इसको याद रखेंगे, ये महत्वपूर्ण है। कुल कितने इसके अंग हैं? 6 अंग हैं। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यास परिषद और उसका अंतरराष्ट्रीय न्यायालय एवं सचिवालय। ये महत्वपूर्ण है। इस 6 अंग को आप याद रखेंगे, कभी पूछ सकता है। इसमें कुल कितने सदस्य हैं? तो 193 सदस्य हैं। और सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? 15, जिसमें से 5 अस्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। जो 10 अस्थायी होते हैं वो 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। और जो 5 अस्थायी सदस्य हैं उनको वीटो का पावर है, यानी कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर कोई कानून बनता है कोई, तो उसमें अगर एक भी अगर नकार देता है तो वो
वीटो का अधिकार होता है, वो पारित नहीं होता है। तो इसका जो महत्वपूर्ण देश है 5 अस्थायी सदस्य, उनका नाम याद रखेंगे, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अस्थायी सदस्य कौन-कौन है, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। तो ये पाँचों सदस्य देशों का नाम याद रखेंगे। पूछ देगा कि इनमें से कौन सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य नहीं है, और इसमें से 3 दे देगा, कोई और 1 देश दे देगा। याद रखेंगे अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन इसके अस्थायी सदस्य हैं। अस्थायी सदस्य 10 होते हैं, जो 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। ये सब महत्वपूर्ण है आपके लिए, याद रखेंगे। और इसके संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल 6 अंग हैं, जो आपको यहाँ पर बता दिया गया है। आगे देखिए कौन सा महत्वपूर्ण है, इसमें देखते हैं। जो भी इसमें महत्वपूर्ण बातें होंगी वो आपको बता दिया जाएगा। आगे देखते हैं। चलिए आइए, प्रश्न शुरू हो जाता है यहाँ से। प्रश्न देखते हैं क्या करें। लोकतंत्र के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं को चुनना है। देखिए कह रहा है पहला कि लोकतंत्र में लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। बिल्कुल होती है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती ही है। लोकतंत्र में लोगों को संगठन बनाने का, बिल्कुल बनाने का अधिकार होता है। लोकतांत्रिक देशों में लोगों को विरोध करने की आज़ादी नहीं होती है, बिल्कुल गलत है। तो यही हो जाएगा आंसर, क्योंकि हमको नहीं बताना था, इसलिए आंसर ग हो जाएगा। अगला देखिए 2 नंबर, इनमें से किससे लोकतंत्र के विस्तार में मदद मिलती है? तो लोगों के संघर्ष से। जितने लोग संघर्ष करेंगे उतना ही लोकतंत्र मजबूत होती है। अगर आप संघर्ष करना छोड़ देंगे तो सरकार तानाशाह हो जाएगी और वो लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। इसलिए विरोध प्रदर्शन भी होना ज़रूरी होता है लोकतंत्र में। असहमति की जगह होती है लोकतंत्र में। इनमें कौन-सा कथन सही है, ये बताना है। इसका कथन ये हो जाएगा कि देखिए अभी बताया गया था कि फ्रांस में 1789 ईस्वी क्रांति ने लोकतांत्रिक शासन की नींव डाली थी, तो इसका आंसर ग हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है इसमें। निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक का चुनाव करके ये चलिए हटाइए। ये देखिए यहाँ पर स्तंभ अ और स्तंभ ख, ब को मिलाना है। तो लिच्छवी गणराज्य कहाँ था पता है आपको, बिहार के वैशाली जिला में लिच्छवी गणराज्य था। तो क्या था, लोकतांत्रिक शासन वाला गणराज्य था। तो क का हो जाएगा 3 नंबर। नेपाल में क्या था, तो नेपाल में राजा ने अपने अधिकार छोड़ने पर सहमति दी थी, किसमें, नेपाल में। पाकिस्तान कैसा है, पाकिस्तान आपका सैनिक तानाशाही की समाप्ति वहाँ पे ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से आज़ादी मिली थी किसको, घाना को, और सैनिक तानाशाही की समाप्ति हुई थी पाकिस्तान में। जब वो परवेज़ मुशर्रफ बने थे उसके बाद में वहाँ पर फिर चेंज हुआ था। तो ये हो गया आपका। अगला आगे देखिए, अगला चैप्टर का नाम है लोकतंत्र क्या और क्यों। दूसरा चैप्टर है ये, महत्वपूर्ण है, इसको भी देखेंगे। एक ही वीडियो में टोटल हम आपको बता देंगे। टोटल आपको एक ही वीडियो में पूरे इस बुक को समाप्त कर दिया जाएगा, जो भी महत्वपूर्ण होगा। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। देखिए ये महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है कि लोकतंत्र ऐसा शासन जिसमें लोगों का लोगों के लिए और लोगों के द्वारा शासन किया जाता है। तो ये दे देता है स्टेटमेंट, पूछता है कि किसने कहा था। तो ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति का नाम आपको बताना है। ये भी कई बार पूछ देता है, तो ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। ये स्टेटमेंट लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन है। ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा था, और आपको बताना अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति का नाम क्या है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगला देखिए, लोकतंत्र 2 तरह का होता है, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। लेकिन जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ है, अभी स्विट्जरलैंड में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो पूछ देगा किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, तो वो स्विट्जरलैंड है, जहाँ पर अभी भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। आगे देखिए, भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। लोकतंत्र में बहुमत प्राप्त दल का ही शासन होता है। अब यहाँ पे कुछ चुनाव चिन्ह दिए हुए हैं, ये 9th क्लास के बच्चों के लिए फायदा करेगा। पंजा छाप कांग्रेस पार्टी का, कमल छाप भारतीय जनता पार्टी का, लालटेन छाप राष्ट्रीय जनता दल का, तीर छाप जनता दल यूनाइटेड का। चलिए आगे देखते हैं। बहुदलीय शासन व्यवस्था है भारत में। आगे देखिए, कह रहा है कि 1975 ईस्वी में श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल की लागू की थी। तो पूछ देता है कि 1975 किस लिए जाना जाता है, तो 1975 जाना जाता है, भारत में आपातकाल लागू हुआ था उसलिए जाना जाता है। 1917 में आम चुनाव हुआ था, जिसमें इंदिरा गांधी को हार हुई थी और जनता पार्टी की सरकार बनी थी। किसकी, जनता पार्टी की सरकार बनी थी, जिसके प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री माना जाता है। उसी समय 1977 के आम चुनाव में जो मोरारजी देसाई बने थे, मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बने थे, जो भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री माने जाते हैं। तो ये 1977 के आम चुनाव में था, और 1975 में इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल की घोषणा की थी। तो 1975 किस लिए जाना जाता है, भारत में आपातकाल की घोषणा हुआ था। तो ये था आपका महत्वपूर्ण। आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है कि इनमें से कौन लोकतंत्र के लिए आवश्यक नहीं है। लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार हो, बिल्कुल सही है। चुनाव निष्पक्ष हो, बिल्कुल सही है। न्यायालय पर किसी एक व्यक्ति का नियंत्रण हो, बिल्कुल नहीं, लोकतंत्र में ऐसी बात नहीं है। तो हमको नहीं चुनना था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ग। आंसर हो जाएगा ग। अगला देखिए, आज दुनिया में सबसे बेहतर शासन किसे माना जाता है, तो आपको पता है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अंतर किस आधार पर किया जाता है, तो मतदान के अधिकार के आधार पर भी किया जाता है। यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा क। अगला देखिए, लोकतंत्र में शासन कौन करते हैं, तो लोकतंत्र में शासन जनता के द्वारा किया जाता है, जनता का प्रतिनिधि के द्वारा किया जाता है, इसलिए कहा जाता है कि जनता का ही शासन है। अगला है कि सैनिक शासन में शासन की जिम्मेवारी किसके हाथ में होती है, तो ये किनके हाथों में होती है, सैनिक शासन में। तो सेना या फौज का, देखिए सैनिक शासन है तो सेना या फौज के हाथ में ही शासन की बागडोर होती है। पूछ रहे वर्ष 2005 में बिहार विधानसभा के चुनाव में अनिता भी अपने माता पिता के साथ वोट देने गई, लेकिन उसे रोक दिया गया। तो कितने वर्ष होने चाहिए वोट देने के लिए, कम से कम 18 वर्ष होने चाहिए वोट देने के लिए। ये यहाँ पर
है यहाँ पे मैच किया, लोकतांत्रिक शासन वाला कौन सा देश है, तो भारत है। सैनिक शासन वाला देश कौन सा है, तो वो म्यांमार बर्मा है। कम्युनिस्ट शासन वाला देश कौन सा है, तो वो चीन है। और राजशाही शासन वाला तो वो भूटान है। देख लीजिएगा इसको। आगे देखिए यहाँ पर फिर पंजा छाप है, तो कांग्रेस पार्टी का है, आपको पता है। कमल छाप किसका है, तो भारतीय जनता पार्टी का है। लालटेन छाप राष्ट्रीय जनता दल का है। तीर छाप जनता दल यूनाइटेड का है। आगे देखिए अगला चैप्टर है संविधान निर्माण अध्याय 3। ये महत्वपूर्ण चैप्टर है, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है, इसलिए ध्यान से देखेंगे इसको। जो भी इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा वो हम आपको बता देंगे। पूछ देगा कि नेल्सन मंडेला कहाँ के प्रधानमंत्री थे, ये आपसे पूछ सकता है, इसलिए इसको ध्यान देंगे। दक्षिण अफ्रीका के, कहाँ के थे, दक्षिण अफ्रीका के थे। ये पहले राष्ट्रपति माने जाते हैं वहां के, दक्षिण अफ्रीका के, क्योंकि 28 वर्षों तक वो जेल में थे। पूछ देगा नेल्सन मंडेला कहाँ के प्रधान राष्ट्रपति थे, तो वो थे दक्षिण अफ्रीका के। आगे देखिए यहाँ पर आगे जो भी पॉइंट होगा वो महत्वपूर्ण आपको बता दिया जाएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए करा कि भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, 1946 में, दिसंबर 1946। लेकिन यहाँ पे डेट याद रखिएगा, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। उसमें कुल देखिए यहाँ पे कुल कितने थे, 299 मेंबर थे। कुल कितने सदस्य थे, 299 सदस्य थे। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को काम पूरा कर लिया गया था। 26 नवंबर 1949 को पूरा कर लिया गया था और लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन संविधान लिखने में लगे थे। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, 18 दिन, ये याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन संविधान को लिखने में लगा था। टोटल मेंबर कितने थे, 299 मेंबर थे। 26 नवंबर 1949 को पूरा काम कंप्लीट कर लिया गया था। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। आगे देखते हैं कुछ जो भी महत्वपूर्ण होगा आपको बता दिया जाएगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो भीमराव अम्बेडकर। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आगे देखते हैं जो भी इसमें महत्वपूर्ण होगा देखते हैं। आगे देखिए जो भी होगा महत्वपूर्ण इसे बता दिया जाएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे देखिए इसमें भारतीय संविधान दुनिया का सर्वाधिक व्यापक माना जाता है। सबसे बड़ा संविधान लिखित कहाँ का है, तो भारत का है। इसमें 395 से अधिक अनुच्छेद, अब तो 450 के आसपास हो गया, लेकिन मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे और 12 अनुसूचियां थी। कितने थे, 12 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, मूल संविधान में, तो ये याद रखेंगे। आगे देखिए जो भी महत्वपूर्ण होगा यहाँ पर देखिए 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में भारत को समाजवादी राज्य घोषित किया गया है। तो कहेगा कि समाजवादी राज्य और या आपका धर्मनिरपेक्ष राज्य, इतने संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में ये दोनों शब्दों को जोड़ा गया था। कौन कौन, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष या पंथनिरपेक्ष जिसको कहते हैं, ये हमारे प्रस्तावना में पहले से नहीं था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में ये जोड़ा गया था, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन को। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी कब जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन 1976 में। आगे देखिए जो भी महत्वपूर्ण होगा बताया जाएगा इसमें आपको। अब देखिए संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं रहा है। देखिए मौलिक अधिकार टोटल कितने थे, पहले 7 थे, लेकिन ये आपको 44वें संविधान संशोधन 1978 में मौलिक संपत्ति के अधिकार को हटा करके कानून का अधिकार बना दिया गया। तो पूछ देगा कि अभी संपत्ति का अधिकार किस तरह का अधिकार है, मौलिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, संवैधानिक अधिकार, इस तरह से कुछ पूछ देगा। तो वो क्या है, अभी संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है। मौलिक अधिकार कितने थे टोटल, पहले 7 थे, अब मात्र 6 हैं। और 86वें संविधान, ये महत्वपूर्ण है शिक्षकों के लिए, ये 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार में घोषित कर दिया गया किसको, शिक्षा के अधिकार को। शिक्षा के अधिकार को 86वें संविधान संशोधन 2002, तो ये कई बार एग्जाम में पूछा, 86वें संविधान संशोधन 2002 को शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दे दी गई है। ये था आपको जो बता दिया गया है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को उल्लेख किया गया है, जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन में ही मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है, लेकिन अब ये 11 हो गए हैं, इसको भी याद रखेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यहाँ पर है। वयस्क मताधिकार, देखिए ये महत्वपूर्ण है आपके लिए, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पहले देखिए 21 वर्ष था, पहले वोट देने का अधिकार कितना था, 21 वर्ष उम्र होनी चाहिए थी, लेकिन 1989 में 66वें संविधान संशोधन द्वारा उम्र को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। कितना कर दिया गया, 18 वर्ष का किया गया। 1989 में 66वें संविधान संशोधन द्वारा 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। पहले वोट देने का अधिकार कितना था, 21 वर्ष था, अब हो गया है 18 वर्ष। 18 वर्ष हो गया है वोट देने का अधिकार। कौन से संविधान संशोधन, 66वें संविधान संशोधन द्वारा 1989 में। तो ये महत्वपूर्ण है आपका, पूछ देगा कि 18 वर्ष कब कितने संशोधन के द्वारा किया गया है, तो 66वें संविधान संशोधन 1989 के। तो ये महत्वपूर्ण था आपके लिए बहुत ही, इसको याद रखेंगे। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में घोषित किया गया है। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में अभी कुल कितने 8वीं अनुसूची में है, तो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है।
8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, पहला कोई महत्वपूर्ण नहीं था, दक्षिण अफ्रीका लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? तो रंगीन चमड़ी वाले बहुसंख्यक और अवैध अल्पसंख्यकों का। अगला क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक संविधान में कौन सा प्रावधान नहीं रहता है? तो ये आपका शासन प्रमुख का नाम नहीं होता है, सब कुछ होता है लेकिन शासन प्रमुख का नाम नहीं होता है। आगे देखिए 4 नंबर है यहाँ पर, 4 नंबर है कि मोतीलाल नेहरू क्या थे? तो मोतीलाल नेहरू 1928 में भारत का संविधान बनाया था, तो इसका हो जाएगा यहाँ 4। बी आर अम्बेडकर क्या थे? तो वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद क्या थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ये हम बता दिए आपको, सरोजिनी नायडू संविधान सभा की सदस्य थी। ठीक है, तो याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। स्क्रीनशॉट चाहे तो इसको ले सकते हैं कि मोतीलाल नेहरू क्या थे, बी आर अम्बेडकर क्या थे, राजेंद्र प्रसाद, सरोजिनी नायडू। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन देखिए, अध्याय 4 शुरू होता है यहाँ से, चुनावी राजनीति, अध्याय 4। यहाँ देखते हैं इसमें कौन-कौन सा महत्वपूर्ण पॉइंट्स निकल करके आता है। देखिए पॉइंट आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए ध्यान से देखेंगे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए बिहार विधानसभा में कुल कितने निर्वाचन क्षेत्र है? 243 क्षेत्र है और भारत लोकसभा में 543 है। इसको भी याद रखेंगे, 243 बिहार में है, 543 लोकसभा में है। बिहार विधानसभा में 243, भारत लोकसभा में 543। 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। अगला देखिए, अगला यहाँ पर जो भी होगा महत्वपूर्ण, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। तो देखिए अभी लोकसभा में 79 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है। अभी ये शायद बढ़कर के 82 हो गया है और ये 41 सीटें फिक्स है अभी अनुसूचित जाति के लिए। बिहार में अनुसूचित जाति के लिए 37 सीटें आरक्षित है, ये महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। कितने हैं? 37 बिहार में अनुसूचित जाति के लिए है, लेकिन 15 नवंबर 2000 को झारखंड के बंटने के बाद से अनुसूचित जनजातियों के लिए यहाँ कोई सीट रिजर्व बिहार में नहीं है। मात्र 37 सीटें बिहार विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए रिजर्व है। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है, बिहार के चूंकि शिक्षक बनने के लिए एग्जाम देना है तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए, तो याद रखेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, आगे पॉइंट कुछ निकल कर आता है। तो अब यहाँ पे महत्वपूर्ण है कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो इंदिरा गांधी ने दिया था 1971 ईस्वी में। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था 1971 ईस्वी में। 1977 में जनता पार्टी ने लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया था। ठीक है, ये याद रखेंगे, लोकतंत्र बचाओ का नारा किसने दिया था? तो जनता पार्टी ने 1977 में। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने 1971 के चुनाव में। आगे देखिए, आगे क्या है, भारत निर्वाचन आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है। ये सब सक्षमता परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है और जो बीपीएससी टीआरई 3 टीआरई 4 के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, या फिर स्टेट का अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये सारे महत्वपूर्ण है। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आगे देखिए, अगला यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो जाता है कि चुनाव क्यों जरूरी है? इस बारे में कौन सा वाक्य सही नहीं है? सही नहीं को चुनना है तो चुनाव न्यायपालिका के कामकाज में हस्तक्षेप करता है, बिल्कुल नहीं करता है हस्तक्षेप कामकाज में, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा घ हो जाएगा। अगर देखिए भारत के चुनाव लोकतांत्रिक यह बताने के लिए इनमें से कौन सा वाक्य उपयुक्त कारण नहीं देता है? तो ये भारत में दुनिया सबसे ज्यादा मतदाता है, ये कोई उपयुक्त कारण नहीं है, बाकी सब है उपयुक्त कारण। आगे देखिए, निम्नलिखित का मेल बैठाइए। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार 18 वर्ष, तो इसका हो जाएगा आपका 2। कमजोर वर्गों का प्रतिनिधित्व, तो चुनी अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण, तो ये 4 हो जाएगा। खुली राजनीतिक प्रतिद्वंदिता, तो हर चुनाव क्षेत्र में लगभग बराबर मतदाता, सभी को पार्टी को बनाने या चुनाव लड़ने की आजादी है। खुली राजनीतिक प्रतिद्वंदिता 3 का ये हो जाएगा और घ का हो जाएगा आपका ये, हर चुनाव क्षेत्र में लगभग बराबर मतदाता, तो एक मत एक मोल। आगे देखिए, इसमें 4 नंबर महत्वपूर्ण नहीं है। 5वां, चुनाव आयोग क्या करा है कि चुनाव के समय चुनाव आयोग की किन भूमिकाओं से आप असहमत है? तो चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों के द्वारा उम्मीदवार तय करने में हस्तक्षेप करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो अपना पार्टी का निर्णय होता है, वो किसको टिकट देगा नहीं देगा। तो ये हो गया आपका महत्वपूर्ण, ये सारे थे। आइए अध्याय 5 देखते हैं। इसमें अध्याय 5 है आपका संसदीय लोकतंत्र की संस्थाएं। इसमें जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स होंगे वो आपको हम बताएंगे। देखिए कितने अंग होते हैं सरकार के? महत्वपूर्ण 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उसको लागू करती है और न्यायपालिका उसकी देखरेख करती है, संरक्षण के रूप में कानून जो बना है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो विधायिका समझ में आ गया, विधायिका कानून बनाने का काम करती है, कार्यपालिका उसको लागू करती है, न्यायपालिका उसका देखरेख करती है। सरकार के मुख्यतः 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। आगे देखते हैं, आगे देखिए जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट होगा, राजनैतिक कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका। कार्यपालिका भी 2 तरह के होते हैं, राजनैतिक कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका। राजनैतिक कार्यपालिका में कौन-कौन आते हैं ये इसमें आपको लिखा हुआ, अभी हम बताते हैं। देखिए राजनैतिक कार्यपालिका में आपको राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इसके मंत्रिपरिषद सब आते हैं। राजनैतिक कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इसके मंत्रिपरिषद आते हैं। तो पूछ देगा आपसे कि इनमें से कौन राजनैतिक कार्यपालिका नहीं है या राजनैतिक कार्यपालिका है, तो इसको याद रखेंगे। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और जितने भी मंत्री लोग होते हैं, मंत्रिपरिषद होते हैं, मंत्रिपरिषद में जितने भी मंत्री होते हैं वो सारे लोग राजनीतिक कार्यपालिका होते हैं और राष्ट्रपति कार्यकारी प्रधान होते हैं। राष्ट्रपति इसके कार्यकारी प्रधान होते हैं, तो याद रखेंगे ये। निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से, चलिए लोकसभा और राज्यसभा, भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। राज्यसभा अस्थायी सदन है, राज्यसभा अस्थायी सदन है, इसको याद रखेंगे, उसे भंग नहीं किया जा सकता है। इसके पहले टीआरई 2 में आपसे एग्जाम में ये पूछा था कि राज्यसभा क्या है, तो राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जिसमें कुल 250 सदस्य होते हैं।
कुल 250 सदस्य होते हैं। 6 वर्षों के लिए ये चुने जाते हैं, 6 वर्षों के लिए ये चुने जाते हैं, जिनमें से आपको 238 का चुनाव होता है और 12 सदस्यों का राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। 12 सदस्यों का राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, तो याद रखेंगे। पूछ देगा कि राज्यसभा के कितने सदस्यों का राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, तो 12 सदस्यों का, ये महत्वपूर्ण आपको है। तो याद रखेंगे, राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, चुनाव आयुक्त, राजदूत, सभी की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है, तो वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायाधीश, चुनाव आयुक्त, राजदूत आदि की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। तो ये सभी याद रखने वाली बात है। लोकसभा भंग हो सकती है, लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। अभी 543 है, 2026 तक इसको फिक्स कर दिया गया है। 2026 तक कोई सीट में बदलाव नहीं किया जाएगा। 2026 के बाद ही फिर परिसीमन होगा, उसको बदला जाएगा। अब देखिए, 2 तरह के विधेयक होते हैं, एक साधारण विधेयक, एक धन विधेयक। यहाँ महत्वपूर्ण बात है ध्यान देने वाली, धन विधेयक और साधारण विधेयक। साधारण विधेयक सदन के दोनों सदनों में से किसी भी, संसद के दोनों सदनों में से किसी में भी उसे पेश किया जा सकता है, लेकिन धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में ही उसको पेश किया जाता है। याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। धन विधेयक को केवल और केवल लोकसभा में ही उसको प्रस्तुत किया जाता है, राज्यसभा को भेजा जाता है, लेकिन उसको 14 दिनों के अंदर ही उसे लौटाना होता है, उस पर विचार विमर्श करके, और ये लोकसभा इसके लिए बाध्य नहीं है। मन हुआ तो उसके विचार को माना, नहीं हुआ तो नहीं माना। इसलिए याद रखेंगे, धन विधेयक पूछ देगा कि धन विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है, तो लोकसभा में ही प्रस्तुत होता है, जबकि साधारण विधेयक किसी में भी हो सकता है। आगे देखिए, राष्ट्रपति का अधिकार प्रयोग, ये 1962 में, 1971 में, 1975 में ये आपातकाल की घोषणा किया गया था, किनके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये पूछ देगा कि इनमें से कब राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा नहीं की गई थी, तो याद रखेंगे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1978 में हुआ था आपका, 1978 में। उसमें ये एक प्रावधान किया गया था कि राष्ट्रपति एक बार किसी भी विधेयक को कानून बनने से पहले उसको लौटा सकता है लोकसभा या राज्यसभा को, पुनः विचार के लिए। देखिए, पुनः विचार के लिए वो उसे लौटा सकता है, लेकिन मानने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति के बात मानने के लिए लोकसभा या राज्यसभा बाध्य नहीं है। वो चाहे तो मान भी सकता है, चाहे तो नहीं भी मान सकता। अगर फिर भी उसको लौटा दिया जाता है, तो आपका वहां पर ये राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देंगे। एक बार एपीजे अब्दुल कलाम एक किसी विधेयक को लौटाए थे, लेकिन उसके बाद भी एक शक्ति है, उसको कहते हैं पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का अधिकार है, जो ज्ञानी जैल सिंह ने इसका प्रयोग किए थे। तो ये भी पूछा था कि पॉकेट वीटो का प्रयोग सबसे पहले किस राष्ट्रपति ने किया था। अभी तक एकमात्र ज्ञानी जैल सिंह है, जो पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड कोई कानून था उस पर उन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था, अपने पास ही रख लिए थे, लौटाए ही नहीं थे। तो ये आपसे महत्वपूर्ण है, पूछ देगा कि किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को पुनः विचार करने के लिए वापस भेजने का अधिकार है, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। आगे देखिए, इसमें जो भी महत्वपूर्ण होगा बता देंगे। ये कई बार पूछता है, देखिए यहाँ पर संसद कहा जाता है, जैसे भारत में संसद कहा जाता है, तो अमेरिका में इसे संसद को ही कांग्रेस कहा जाता है, इंग्लैंड में इसको पार्लियामेंट कहा जाता है, जापान में डाइट कहा जाता है, और रूस में ड्यूमा कहा जाता है। तो ये पूछ लेगा, कई बार पूछा है एग्जाम में कि जापान में संसद को क्या कहा जाता है, तो डाइट कहा जाता है, अमेरिका में कांग्रेस कहा जाता है, रूस में ड्यूमा कहा जाता है, इंग्लैंड में पार्लियामेंट कहा जाता है, और भारत में इसे संसद कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। विधायिका, कार्यपालिका हो गया, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है, राज्यसभा को द्वितीय सदन कहा जाता है। लोकसभा अस्थायी है, राज्यसभा अस्थायी है। लोकसभा के सदस्य 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, राज्यसभा के 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे, विधानसभा और विधान परिषद। तो विधान परिषद अभी भी 6 राज्यों में ही है, लेकिन अभी तो जम्मू कश्मीर, चूंकि वो राज्य रहा नहीं, केंद्र शासित प्रदेश हो गया, तो इसमें नहीं है। लेकिन अभी बिहार में, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, इन राज्यों में, महाराष्ट्र में, और शायद तेलंगाना में भी हो गया है। तो इन राज्यों में आपको विधान परिषद भी है, सभी जगह विधान परिषद नहीं है। विधान परिषद इन्हीं 6 राज्यों में है। इनमें से आपको देखिए, अधिकतम ये पूछ देगा, विधानसभा में अधिकतम कितने सीट होने चाहिए, 500। कितने न्यूनतम सीट होने चाहिए, तो 60 होने चाहिए। और बिहार विधान परिषद में कितने सदस्य हैं, तो 75 है। ये महत्वपूर्ण आपको हो जाता है। 243 विधानसभा में है और विधान परिषद में 75 सदस्य हैं। तो विधानसभा में मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 500 सदस्य, न्यूनतम 60 होने चाहिए, और बिहार विधान परिषद में 75 सदस्य हैं। तो ये महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। आगे देखिए, क्वेश्चन 18 वर्ष रखी गई थी, बाद में तो आगे देखिए, जो भी महत्वपूर्ण होगा बता देंगे। उसी तरह से विधान परिषद अस्थायी सदन होता है। विधान परिषद अस्थायी सदन होता है, उसको भी भंग नहीं किया जा सकता है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 169 में जहाँ पे राज्यों में उच्च सदन की व्यवस्था नहीं है, वहाँ व्यवस्था बहाल की जा सकती है। जिन राज्यों में उच्च सदन की व्यवस्था है, वहाँ व्यवस्था को समाप्त भी किया जा सकता है। यानी विधान परिषद उच्च सदन कहा जाता है, और विधान सभा को निम्न सदन कहा जाता है। उसी तरह से राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण है, कितने, 169 अनुच्छेद 169 के तहत जहाँ पे विधान परिषद है, वहाँ भंग, उसको समाप्त कर दिया जा सकता है, और जहाँ पे नहीं है, वहाँ बहाल भी किया जा सकता है, अनुच्छेद 169 के तहत। आइए आगे देखते हैं।
संविधान में व्यवस्था की विधान परिषद में 1/3 होगी। विधानसभा के कुल सदस्यों के 1/3 होने चाहिए विधान परिषद के लिए। देखिए, या फिर बिहार में 75 है, वो याद रखेंगे। 26 जनवरी 1950 को किया गया था किसका? सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को किया गया था, याद रखेंगे। और पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1916 में किया गया था। पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1916 में किया गया था, याद रखेंगे। और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 26 जनवरी 1950 को। आगे देखिए जो भी महत्वपूर्ण होंगे, न्यायाधीशों की उम्र कितनी होनी चाहिए? 65 वर्ष तक। मैक्सिमम 65 वर्ष तक वो अपने बने रह सकते हैं। आगे देखिए, एक और होता है कि सर्वोच्च न्यायालय संविधान का रक्षक माना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का रक्षक माना जाता है। आगे देखिए, जो भी महत्वपूर्ण होगा, देखिए आप हम बताए थे कि 2026 तक फ्रीज कर लिया गया है। 2026 तक लोकसभा और विधानसभाओं में कुल स्थानों की संख्या में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अगस्त 2001 में संविधान संशोधन करके इसको 2026 तक फ्रीज किया गया था। ये भी पूछता है कि 2026 कब तक लोकसभा और विधानसभा के सीटों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, तो ये आपका हो जाता है कब? 2026 तक। ये कह रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष ही दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर सकते हैं। ये भी पूछ देता है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन कर सकते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष कर सकते हैं। आगे देखिए, राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद विधेयक को भारतीय गजट में भेजा जाता है। देखिए प्रश्न यहाँ से शुरू होता है आपका। प्रश्न है कि अगर आपको भारत का राष्ट्रपति चुना जाए तो आप निम्नलिखित में से कौन सा फैसला खुद कर सकते हैं? तो दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा ग आपका आंसर। यहाँ पे निम्नलिखित में कौन राजनीतिक कार्यपालिका, क्वेश्चन पूछ दिया, राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है। इसमें कौन होते हैं? गृह मंत्री होते हैं। जिलाधिकारी, गृह मंत्रालय का सचिव, पुलिस महानिदेशक नहीं होते हैं, वो अस्थायी कार्यपालक होते हैं। जबकि राजनीतिक कार्यपालक गृह मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। देखिए पहला, इसका 3 नंबर का आंसर हो जाएगा। पहला हो जाएगा न्यायपालिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बयान गलत है? तो पहला गलत है। आगे देखिए, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से राजनैतिक संस्थाओं में से कौन सी संस्था देश के मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है? तो वो संसद। संसद में कौन-कौन आते हैं? तो संसद में आपका राष्ट्रपति आते हैं, लोकसभा और राज्यसभा आता है। तो पूछ देगा कि संसद, इनमें से कौन संसद के अंग नहीं है? संसद के अंग कौन-कौन है? राष्ट्रपति और आपका लोकसभा और राज्यसभा। संसद के ये 3 अंग होते हैं। लोकतांत्रिक अधिकार जो अंतिम चैप्टर है आपका, देखिए इसमें जो भी महत्वपूर्ण होगा बता देंगे। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ये महत्वपूर्ण फिर से है 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया है। कितने? 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त में शिक्षा की व्यवस्था देने की बात कही गई है। तो मौलिक अधिकार हो गया 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया है। यहाँ देखिए 44वें संविधान संशोधन 1978 में से मौलिक अधिकार की सूची से अलग कर कानूनी अधिकार का दर्जा प्राप्त हो गया किसको? संपत्ति का अधिकार। 44वें संविधान संशोधन 1978, ये पहले ही बता दिए थे हम। आगे की सूचना का अधिकार था। सूचना का अधिकार 2005 में लागू हुआ था। देखिए सूचना का अधिकार कब लागू हुआ था? 2005 में। सबसे पहले इसके लिए कहाँ संघर्ष किया गया था? तो वो राजस्थान में। राजस्थान में सूचना के अधिकार के लिए आंदोलन हुआ था और वहीं पे लागू हुआ था सबसे पहले। और भारत में, संपूर्ण भारत में 2005 में लागू हुआ था। तो राजस्थान सबसे पहले लागू हुआ था। उसके बाद आपका पूछ देता है कि पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ? तो वह भी राजस्थान में ही। आगे देखिए, देखते हैं यहाँ पर आगे जो भी महत्वपूर्ण होगा उसको बता दिया जाएगा। ये एक थोड़ा-सा महत्वपूर्ण है, इसको याद रखेंगे। 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1993 ईस्वी में। याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय मानवाधिकार की स्थापना 1993 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद इसी तरह से जो भी महत्वपूर्ण होंगे, 22 जुलाई 1947 को भारत के संविधान ने 3 रंगों की पट्टियों से निर्मित झंडे, राष्ट्रीय ध्वज को सर्वसम्मति से स्वीकार किया था। कब? 22 जुलाई 1947 को। तो झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को, याद रखेंगे। झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को। 22 जुलाई 1947 को ही इसको स्वीकृति मिली थी 3 रंग के झंडों को। इसमें कुल कितने तीलिया होते हैं? 24 तीलिया होते हैं, जो कि नीले कलर के होते हैं। कौन से कलर के? नीले रंग के होते हैं। नीले कलर के होते हैं। उसमें 24 तीलिया होती है। झंडे का जो अनुपात होता है वो 3:2 के अनुपात में होता है, लंबाई चौड़ाई का। ये सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह से लिया गया है। सिंह जो है उससे सिंह स्तंभ से लिया गया है। ये था आपका 6 नंबर चैप्टर। मौलिक कर्तव्य को ये जोड़ दिया गया है। आगे देखिए, यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है कि निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो विदेश में घूमने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं। अगला मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कौन कार्य करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कौन कार्य करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों करता है। किन अधिकारों को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया है? तो अभी आपको पता है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकाल दिया गया है। अगला एक, आपातकाल में नागरिकों के मौलिक अधिकार को क्या किया जाता है? इसको स्थगित कर दिया जाता है। मौलिक अधिकार को स्थगित कर दिया जाता है, समाप्त नहीं होता है, स्थगित हो जाता है कुछ दिनों के लिए। इनमें से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं है? तो सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने का, हथियार के साथ भाग लेने का विद्रोह में अधिकार नहीं है। हालांकि भारत का संविधान इनमें से कौन सा अधिकार देता है? तो अपनी संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार देता है। आगे देखिए, दोनों में से कौन धार्मिक स्वतंत्रता की सही व्याख्या करता है? तो प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म को अपनाकर उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता है। तो ये हो जाएगा क आंसर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से
नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी अधिकार कौन-सा है? तो भाषण तथा विचार देने की आज़ादी है, स्वतंत्रता है। अगला कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के बारे में बताएँ कि वो कौन सही है, कौन गलत है। भारत में अधिकारों की रक्षा न्यायपालिका करती है, बिल्कुल सही है ये। हमें सिर्फ़ अपने परंपरागत पेशा को चुनने का अधिकार है, बिल्कुल नहीं है, हम कोई भी पेशा कर सकते हैं। हमें सिर्फ़ उसी प्रदेश में रहने का अधिकार है जिसमें हमने जन्म लिया, बिल्कुल नहीं। बिहार के हैं तो उत्तर प्रदेश में रह सकते हैं, महाराष्ट्र में रह सकते हैं, महाराष्ट्र के लोग बिहार में रह सकते हैं, कोई कहीं भी रह सकता है। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब किसी व्यक्ति को कुछ भी बोलने का अधिकार से है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भी आपका गलत हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन हो गया, ये था आपका टोटल बुक का ये समरी था आपका क्वेश्चन आंसर के साथ जो भी महत्वपूर्ण था बता दिए हैं आपको। इसको अधिक से अधिक शेयर कर देंगे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।